अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सारे? स्क्रीन शेयर हो रही है। जी वही है सर भाई। आप बताएं आपकी क्या हाल है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो देखो, कल जो है ना हमने पढ़ा था, कल नहीं कुछ दिन पहले, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था लॉजिक बिल्डिंग के बारे में और चीज़ों के बारे में कि मतलब मज़े ही मज़े हो जाएंगे नहीं? कि लॉजिक बिल्डिंग क्या होता है, हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। इस तरह की चीज़ें हमने पढ़ी थी, सही है। आज हम ना थोड़ा सा अंडर द हुड देखेंगे चीज़ों को, और यही चीज़ें हैं जो आप लोग प्रोग्रामिंग में मिस कर जाते हो, सही है। कि आप चीज़ों को मेमोरी के लेवल पर नहीं देखते। जब चीज़ों को आप लोग मेमोरी के लेवल पर देखोगे तो वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है और मज़ा आ जाता है, सही है। तो देखो, हमारे पास ना कई चीज़ें आपने सुनी होगी, बिट सुना होगा, बाइट सुना होगा। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये क्या काम करती है, इसके बारे में देखते हैं, सही है। तो व्हाट इज बिट, सही है। अब बिट क्या है? देखो, हर दुनिया में ना हर चीज़ एक छोटी छोटी चीज़ों से बना है। जैसे कि इंसान है, सही है, तो वो सेल से बना है, वो टिश्यूज से बना है, सही है। इस तरह कोई चीज़ है, कोई मैटर है, सही है। मतलब मेरे सामने अब कीबोर्ड पड़ा है, तो ये एटम से बना है, सही है। उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। इस तरह कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, सही है, वो बनी होती है छोटे छोटे बिट्स से, सही है। तो मान लो ये पूरी मेमोरी है कंप्यूटर की, सही है। ये पूरी मेमोरी है। अब इसमें ना छोटे छोटे इस तरह खाने होते हैं। इस खानों को कहते हैं बिट्स, सही है, क्लियर है। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है। अब मेमोरी के अंदर जो छोटे छोटे खाने होते हैं, जो सबसे छोटा हिस्सा उसे कहता है, जो सबसे छोटा हिस्सा होता है उसे कहते हैं बिट्स, सही। एक बिट कहते हैं, और जब ये दो हो जाए तो उसे कहते हैं बिट्स, सही है। अब देखो, हमारे पास एक चीज़ होती है बाइट नाम से। बाइट, ये क्या होता है? देखो, बाइट को आप ऐसा मान सकते हो जैसे कि बहुत सारे केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं, इस तरह प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो उससे बन जाता है एक एटम बन जाता है, सही है। इस तरह अगर 8 बिट्स जमा हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं 1 बाइट, सही है। मान लो ये मेमोरी है, और इसके अंदर छोटे छोटे बिट्स है, 8 बिट्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन 8 बिट्स को कहते हैं 1 बाइट, क्लियर है। कोई ऐसा बंदा है जिसको इसमें मसला हो कि बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है? मुझे तो समझ नहीं आई। चैट को थोड़ा ओपन कर देता हूँ, किसी को पूछना हो तो पूछ लो। ठीक है, समझ गए। ओके, अब देखो,
बिट समझ गए हम बाइट समझ गए। इस तरह होता है एम भी होता है, इस तरह होता है जी भी होता है, सही है, इस तरह के भी होता है। तो फिर हम लोग वो भी कर सकते, मगर अभी के लिए ना इतना काफ़ी है, हमारा इतना जानना काफ़ी है कि बिट क्या होता है और हमारे पास ये बाइट क्या होता है। हमारा जानना इतना काफ़ी है कि ये क्या होता है। अब हमने आज एक पोल किया था कि हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर ले, तो लोगों ने बहुत सारे ने बोला कि जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं, वो बढ़िया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो वो काम आएगी हमारे। तो ठीक है, उसी को यूज़ करते हैं, सही, जावास्क्रिप्ट को। अब देखो, मान लो मैं लिख लेता हूँ ऐसा, जैसे कि ए इक्वल टू, और मैं लिख लेता हूँ इस तरह 12 लिख लेता हूँ, सही है। अब देखो ये क्या करता है, अंडर द हुड ये कैसे काम करता है, मैं एडिटर में भी दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो मैं लिट, अच्छा लिट एक कीवर्ड होता है, जिस तरह हम सी प्लस प्लस में इंट यूज़ करते हैं, इस तरह जावास्क्रिप्ट में होता है लिट, सही है। तो लिट, और हम मैथ्स में भी बोलते थे कि लेट सपोज एक्स इक्वल टू 12, सही है। तो इस तरह अगर मैं ए इक्वल टू 12 कर लूँ तो इससे क्या होगा, देखो मेमोरी के लेवल पर समझो, एक ये मेमोरी है, सही है हमारे पास, मेमोरी है। अच्छा, मेमोरी का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, सही है, रैम, रैम की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो भी प्रोग्राम रन होते ना वो हमारे हार्ड डिस्क में नहीं पड़े होते, वो रैम के पास आ जाते हैं, सही है। अब देखो ये ना, ये यहाँ पर एक खाना सा बन जाएगा, सही है, मेमोरी में जब हम ऐसा लिखते हैं कि लेट ए इक्वल टू 12, या सिर्फ ए इक्वल टू 12 भी हम जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। तो इस तरह का मेमोरी में एक खाना बन जाता है, इसमें आ जाता है 12, सही है। और इसका जो नेम होता है वो ए होता है, सही है। तो जब हम बोलेंगे कि हमें ए वापस चाहिए तो वो हम ए लिख लेंगे और वो हमारे पास आ जाएगा, सही है। तो देखो नॉर्मली ना अगर 64 बिट की हम बात कर लेना तो इसका साइज होता है 8 बाइट, सही है। जावास्क्रिप्ट में अगर हम 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट की बात कर ले तो इसका साइज होता है 8 बाइट, सही है। जब हम कोई नंबर लिखते हैं तो उसका साइज 8 बाइट्स होता है, समझ गए। तो जो भी तुम लिखते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लूँ लेट बी इक्वल टू 25, सही है, इस तरह लेट सी इक्वल टू 500, हर कोई एक स्पेस लेता है, कितने बाइट का, 8 बाइट्स का स्पेस लेता है। इतना समझ गए कि मतलब ये किस तरह स्पेस लेता है और किस तरह ये काम करता है, ये समझ गए। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब देखो इसको अगर हमने वापस लेना हो, किस तरह वापस लेना हो, मान लो ये मुझे चाहिए कि इसको मैं ना कहीं प्रिंट कर लूँ, मुझे ये प्रिंट करता हुआ चाहिए। अगर मुझे ये वापस, मतलब मेमोरी में, तो अगर मैंने ये लिख लिया और प्रोग्राम मैंने रन कर लिया तो वो तो मेमोरी में स्टोर हो गया, सही है। मगर ये चीज़ मुझे वापस चाहिए, मुझे ये देखना है कि ये कैसा दिखता है। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ जावास्क्रिप्ट में, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पर लिख लूँगा ये वाला ए।
और ये इसकी वैल्यू ना हमारे पास आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12। सही है, तो स्क्रीन पर ये 12 प्रिंट हो जाएगा। सही है, किस तरह देखते हैं। देखो ए में मैंने डाला है 12, तो अगर मैं लॉक कर लूँ ए को, सही है, और मैं इस कोड को रन कर लूँ, तो जावास्क्रिप्ट का कोड रन होता है, नोड और क्लास का जो भी नाम होता है, फाइल का जो भी नाम होता है, तो उससे तो इंडेक्स जेएस नाम है, तो मैंने ये लिख लिया और यहाँ पर 12 रन हो गया। इस तरह ही अगर आप लोग कोटलिन यूज़ करते हो तो उसमें होता है प्रिंट, सी प्लस प्लस में होता है सी आउट, जावा में होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। सही है, हर लैंग्वेज में जैसे कि सी में होता है प्रिंट, हर लैंग्वेज में अपना अपना आउटपुट का कोई तरीका होता है। जावास्क्रिप्ट में होता है कंसोल डॉट लॉग। सही है, तो इस ए को ना मैंने वापस कर लिया। अब देखो बहुत से बिगिनर ना यहाँ पर एक गलती कर लेते हैं, उनको लगता है, देखो अगर मैं यहाँ पर डबल कोट्स में ए लिखूँ तो अब क्या प्रिंट होगा। देखो ए की वैल्यू ना 12 है, अब मैंने यहाँ पर लॉक कर लिया ए, तो ये तो 12 प्रिंट हो गया। यहाँ पर भी मैंने ए को लॉक कर लिया, तो क्या प्रिंट होगा। चलो चैट में जल्दी जल्दी बताओ, ये दूसरे वाले लॉग में क्या प्रिंट होगा। लॉग में यही ए प्रिंट होगा, 12 नहीं होगा। सोच लो, सोच लो क्या प्रिंट होगा। आवाज़ आ रही है मेरी। हेलो, अच्छा, तो देखो इसमें ना ये आवाज कट गई। आवाज़ कट रही है। होगा। सोच लो, सोच लो क्या प्रिंट होगा। आवाज़ आ रही है मेरी। ये आएगा शायद। हेलो, हेलो, ये आएगा। हाँ हाँ, एक मिनट यार, मेरे माइक ने ना काम छोड़ दिया, पता नहीं क्यों। मैं दोबारा से ज्वाइन करता हूँ। सही है, आवाज और स्क्रीन दोनों कट रही। स्क्रीन शेयर हो रही है अभी। नहीं, अभी तक नहीं हुई। अभी होगी। अभी सही है, आवाज़ आ रही है ना, कट तो नहीं रही। वो माइक ये थोड़ा अब आ इधर रही उधर है। हो गया। सही है ओके तो अब देखो, जब हम इस तरह चीज़ें करते हैं ना, ये ए को डबल कोट्स में लिखते हैं, तो लोगों को लगता है कि मतलब 12 ही प्रिंट हो जाएगा। सही है, मगर ऐसा नहीं होता। ये इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। सही है, तो ये दूसरा डेटा टाइप है। अब ये किस तरह काम करता है, देखो जब हमें कोई सेंटेंस लिखना हो या कुछ भी हमें लिखना हो, सही है, जैसे कि मैं अपना नाम नहीं, कुछ किसी और का नाम, मेरा नाम बहुत लंबा है, तो मैं इस तरह लिख लेता हूँ, लेट नेम वन, नेम वन हमने नाम लिख लिया, इक्वल टू, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अली, लिख लेता हूँ ALI।
अब देखो ये मेमोरी में किस तरह काम करेगा, इस तरह। अब देखो एक छोटा सा डब्बा बन जाएगा, सही है। इसमें आएगा ALI। इसका जो मतलब इसको जो हम उस पर लेबल लगाएंगे ना, वो name1 होगा। C++ में रेफरेंस भी होता है, मगर जावास्क्रिप्ट में ऐसा ही होता है। अब देखो इसका जो हर कैरेक्टर है, सही है, जैसे कि A है तो ये 2 बाइट्स लेगा, इस तरह L 2 बाइट्स लेगा, और इस तरह I जो है वो 2 बाइट्स लेगा। तो कितनी हो गई, 2 जमा 2 4 जमा 2 6। तो ये 6 बाइट की स्पेस हो गई। तो स्ट्रिंग ए से ही लेता है, सही है। स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर होते हैं ना, उसके हिसाब से 2 बाइट्स का स्पेस लेता है। तो इसको बोलते हैं UTF-16 इनकोडिंग। मतलब इंग्लिश का कोई भी लेटर हो, सही है, या कोई भी लैंग्वेज का कोई भी लेटर हो, तो वो 2 बाइट ही लेगा, सही है। तो अगर फिर इसको मुझे प्रिंट करना हो तो मैं फिर वही करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, पाइथन में हो तो वही प्रिंट, और यहाँ पर मैं name1 लिख लूँगा। तो ये अली प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट कर देगा अली को, इस तरह स्क्रीन पर आ जाएगा अली। तो मैं अगर इस तरह लिखूँ, इस तरह देखो, लेट name1 इक्वल टू डबल कोट्स में मैं लिखूँ ALI, सही है। और मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कर लूँ, तो log name1। अच्छा, अब देखो इसको अगर मैंने प्रिंट कर लिया तो ये हमने मतलब हमें इसने अली वापस दे दिया, कि मतलब ये मेमोरी में स्टोर हो गया और फिर मेमोरी से वही लोकेशन से हमने उसे डिनोट कर लिया। तो इस तरह होता है, सही है। कितना क्लियर है, किसी को इसमें मसला है? जितना हमने अभी पढ़ा, स्ट्रिंग पढ़ा और नंबर पढ़ा। नंबर जो है वो 4 बाइट लेता है, और स्ट्रिंग का हर कैरेक्टर 2 बाइट लेता है। इतन ये जो हमने सारा कहानी जो पढ़ ली, इसमें किसी को कोई मसला है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूँ आप लोगों को। अगर मैंने इस तरह लिखा, लेट, और मैंने लिखा num1 इक्वल टू, और मैंने लिखा 1 2 3। अच्छा, अब ये स्ट्रिंग है कि नंबर है? ये क्या चीज है? स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है। इसको अगर मैंने सिंगल कोट में लिख लिया, लेट num2 इक्वल टू, इस तरह 1 2 3, अब क्या है? अभी भी स्ट्रिंग स्ट्रिंग ही है। है। अभी भी स्ट्रिंग है। अभी भी स्ट्रिंग है। इसको अगर मैंने ऐसा लिख लिया, अब अभी नंबर इंटीजर नंबर नंबर हो गया। क्यों? डबल कोट नहीं है। हाँ, बट क्यों? मतलब कुछ तो वजह होगी ना, कि इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, इसको नंबर बोलते हैं। कौन सी वजह? मतलब देखो, मान लो तुम किसी डेटाबेस पे, तुम किसी चीज़ पे, API पे काम कर रहे हो, सही है। उससे डेटा आ गया और इस तरह का आ गया, 1 2 3 का आ गया। अब तुम तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, वो नंबर हो या वो स्ट्रिंग हो? स्ट्रिंग। नहीं साहब भाई, पढ़ता है। क्या? अगर
डेटा स्ट्रिंग में आ गया और स्ट्रिंग में मतलब रख के नंबर दे दिए गए, तो हम उसकी कुछ कैलकुलेशन वगैरह नहीं करा पाएंगे, उसे कन्वर्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा पहले। कैलकुलेशन नहीं करा पाएंगे। ओके, कोई और? नहीं, असाइन हो जाएगा। टाइपस्क्रिप्ट थोड़ी है, जावास्क्रिप्ट में हो जाता है। देखो, सिंपल सी बात है, वजाहत भाई ने सही बात बोली। अगर 1 2 3 इसके साथ, देखो नॉर्मल अगर मैथ्स में हम 1 2 3 के साथ, मान लो मैंने क्या प्लस कर दिया, 2 प्लस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 125 आ गया। सही है। अब इसमें क्या होगा, देखो स्ट्रिंग स्ट्रिंग जिस चीज के साथ भी तुम प्लस कर लो उसका रिजल्ट स्ट्रिंग में आता है। सही है। तो पहले देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। लिट num1 है, सही है, इसको मैंने डबल कोट्स में लिख लिया 1 2 3। सही है। लिट num2 है, इसको मैंने सिंगल कोट्स में लिख लिया 1 2 3, दोनों सेम ही चीज़ है। और लिट num3 है, इसको मैंने डायरेक्ट लिख लिया 1 2 3। अब देखो, मैं लॉग कर लूँ ना, मैं num1 के साथ 3 प्लस कर लूँ तो क्या आएगा, या सबसे पहले ना नंबर के साथ करते हैं, num3 के साथ मैं 3 प्लस कर लूँ तो क्या आएगा, 126. 126 आ गया। हाँ, अब देखो लॉग कर ले, num2 प्लस, और यहाँ पर मैं कर लूँ 3, अब क्या आएगा, बताओ बताओ। 1 2 1 2 3 double 3. 1 2 double 3. डबल 3। हाँ, सही बात है। तो देखो स्ट्रिंग जो है ना, वो उसके साथ कोई चीज़ प्लस नहीं होती, वो कॉन्केटिनेट हो जाती है। सही है। कॉन्केटिनेट, ये क्या नया अजीब सा चीज़ है। मान लो कोई चीज़ स्ट्रिंग में है, जैसे कि 1 2 3। सही है। अब देखो इसके साथ मैंने कर दिया प्लस, एक मिनट, प्लस कर दिया, इसके साथ मैंने 3, तो देखो ये कॉन्केटिनेट हो जाती है। कॉन्केटिनेट का मतलब इसके साथ जुड़ जाता है, बस लग जाता है। किसके साथ, किस तरह लग जाता है, देखो 1 2 3 आ गया, और ये 3 ना इसके साथ बस लग गया, यहाँ पर लग गया, इस तरह इसको बोलते हैं कॉन्केटिनेशन। जब नंबर के साथ मैं ये चीज़ करता हूँ ना, तो उसके साथ लगता नहीं है, वो कैलकुलेट हो जाता है। जैसे कि 1 2 3, और उसके साथ 3 + 3 मैंने कर लिया ना, +3, तो ये इस तरह हो जाता है कि 1 2 और 6। समझ गए। हाँ, यही। अब ये जो चीज़ है, ये जो रिजल्ट आया, ये कितना स्पेस लेगा, मतलब ये 1 2 3 3, ये कितना स्पेस लेगा मेमोरी में, ये जो चीज़ है 1 2 3 3। नहीं, 8 बाइट नहीं, 3 बाइट भी नहीं, 8 बाइट भी नहीं। 8 बाइट लेगा, नहीं, बाइट नहीं लेगा। देखो 4 चीज़ें हैं, सही है, तो 2 × 4, 4 2 = 8, 8 बिट्स लेगा। सही है, बाइट्स लेगा, बिट्स नहीं लेगा। आप लोगों ने बाइट लिखा था, बाइट, बिट्स लेगा। सही है। तो ये वाला चीज़ लेगा, BYTS। सही है।
ये बिट छोटा होता है, बाइट बड़ा होता है, सही है। तो बाइट्स लेगा, 8 बाइट्स, समझ गए। और ये वाला कितना लेगा, 126, कितना लेगा, कितना स्पेस लेगा मेमोरी में। ये जो 126 है कितना स्पेस लेगा मेमोरी में, 6 6 नहीं, जो नॉर्मल नंबर की स्पेस होती है, नंबर कितने लेता है, 8 बाइट्स, चाहे वो कौन सा भी नंबर हो, अगर वो बिग इंट ना हो तो वो 8 बाइट्स ही लेगा, समझ गए। ये थोड़ा चीज़ ना कंफ्यूजिंग हो जाती है, मगर वो लोग कहते हैं ना कि मैं लीड कोड कर लेता हूँ, मैं तो डेटा स्ट्रक्चर कर लेता हूँ, ये वही डेटा स्ट्रक्चर। अगर इसको कहते हैं मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी की, एक चीज़ मेमोरी कितनी लेता है, सही है। तो असल मतलब में ये है, ऐसा नहीं कि मतलब आपने कहा कि एरे ऑफ इन लेता है, तो कैसे लेता है वो आप इन, इस चीज़ों को, इसको कहते हैं मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी, सही है। तो एक चीज़ देखो, जावास्क्रिप्ट में ना अगर आप लोगों को दो टाइप चीज़ें समझ आ गई ना, तो आपने पूरी जावास्क्रिप्ट सीख ली अच्छे से। एक वो इंटरनली कैसे काम करता है, सही है। दूसरा चीज़ ये कि मेमोरी ये चीज़ कितनी लेगा, सही है। ये दो चीज़ें आप लोगों को मतलब इंटरनली कैसे काम करते हैं, मेमोरी कैसे लेगा, और एक और चीज़ कि इसका टाइप क्या है, सही है। जैसे कि अगर ये 2 प्लस हो गई, ये नंबर था और ये भी नंबर था, ये प्लस हो गए, तो इसका टाइप क्या होगा, रिजल्ट जो इसका आएगा उसका टाइप क्या होगा, नंबर होगा। और ये और ये मतलब ये स्ट्रिंग था, ये नंबर था, ये दोनों प्लस हो गए, तो इसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग क्यों होगा, देखो स्ट्रिंग के साथ जो भी चीज़ प्लस हो जाती है उसका टाइप स्ट्रिंग होता है, सही है। तो थोड़ी सी प्रायोरिटी की बात कर लेते हैं, सही है। तो मान लो अगर स्ट्रिंग है, उसके साथ कुछ भी प्लस हो गया तो वो स्ट्रिंग हो जाएगा। तो स्ट्रिंग की प्रायोरिटी ज़्यादा है नंबर से, और मेरे ख्याल में नंबर की, पता नहीं मैं गलत भी हो सकता हूँ, मगर नंबर की प्रायोरिटी ज़्यादा है बूलियन से। बूलियन से मान लो किस तरह प्रायोरिटी ज़्यादा है, स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग प्लस बूलियन अगर आप लोग कर लो ट्रू फॉल्स, सही है, तो उसका रिजल्ट जो आएगा उसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। इस तरह स्ट्रिंग प्लस नंबर अगर आप लोग कर लो, उसका रिजल्ट जो आएगा उसका टाइप होगा स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग की प्रायोरिटी ज़्यादा हो गई। इस तरह नंबर प्लस स्ट्रिंग अगर कर लो तो वही बात है ऊपर वाली, नंबर प्लस स्ट्रिंग, तो रिजल्ट आएगा क्या, स्ट्रिंग आएगा, सही है। स्ट्रिंग की प्रायोरिटी ज़्यादा है। इस तरह नंबर प्लस बूलियन क्या आएगा, नंबर प्लस बूलियन, नंबर आएगा। नंबर आएगा, नंबर आएगा। किस तरह, इस तरह देखो, अगर मैं लॉग कर लूँ ट्रू प्लस 5, तो ट्रू की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और पाइप, सही है, तो 6 आ गया देखो। तो ट्रू 1 और 5 जो है वो 0 होता है, सही। तो बूलियन हो जाता है तो नंबर आ जाता है, नंबर। और इस तरह बूलियन प्लस स्ट्रिंग हो गया तो स्ट्रिंग आ गया, और बूलियन प्लस नंबर हो गया तो नंबर आ गया, सही है। तो स्ट्रिंग की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, बूलियन की नंबर की प्रायोरिटी फिर उसके बाद सबसे लिस्ट प्रायोरिटी पर जो है, मतलब स्ट्रिंग फिर नंबर फिर बूलियन, सही है। समझ गए ये चीज़, ये कहानी समझ गए। कोई बता सकते है बूलियन कितना स्पेस लेगा, मुझे इसके बारे में नहीं पता, मगर हो सकता है ये कितना लेगा, 1 बिट लेगा, 1 बाइट लेगा। बूलियन कितना स्पेस लेता है, सर्च कर देते हैं, हाउ मच स्पेस बूलियन।
बी 2 बाइट का लेता है, 16 बिट्स, सही है। तो स्ट्रिंग के 1 कैरेक्टर जितना स्पेस बूलियन लेता है, सही है। मेमोरी समझ गए, ये चीज़ें क्लियर है। ओके, थोड़ा सा चीज़ों को आगे लेके जाते। एक चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी ना, एरे के नाम से। अब एरे ना, जावास्क्रिप्ट में जो एरे है ये एरे नहीं है, इसको कहते हैं डबल एंडेड क्यू, सही है। इसमें तुम कुछ भी कर सकते हो, ये एरे नहीं है। इसमें तुम चाहो तो इस तरह यहाँ पर नंबर डाल दो, यहाँ पर स्ट्रिंग डाल दो, यहाँ पर बूलियन डाल दो, सही है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जावास्क्रिप्ट का एरे अजीब है, मगर फिर भी हम एरे को एरे की तरह लेंगे, सही है। मतलब जावास्क्रिप्ट मैंने बोला था ना कि इसको हम इंडिपेंडेंट लैंग्वेज इंडिपेंडेंट रखेंगे, तो जावास्क्रिप्ट का एरे को गोली मारो। एरे में क्या होता है, ए कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी विद सेम डेटा टाइप, सही है। इसको बोलते हैं एरे। अच्छा, कोई बता सकता है एरे प्रिमिटिव है कि नॉन प्रिमिटिव है? Non-primitive. ओके, एरे नॉन प्रिमिटिव है, मतलब क्या है इसका? ये समझते हैं, सही है। मतलब हमने ये रट लिया है जावास्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि ये नॉन प्रिमिटिव है, ये प्रिमिटिव है, मगर थोड़ा सा मतलब इसका समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है या कोई भी नंबर है, ये नंबर बूलियन और स्ट्रिंग जो है ये प्रिमिटिव है, सही है। तो ये प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव, सही है। ये नंबर हो गया, ये बूलियन हो गया, और ये स्ट्रिंग हो गया। अच्छा, प्रिमिटिव का क्या मतलब है? देखो, थोड़ा सा एरे पर बाद में आते हैं, मगर सबसे पहले ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव समझते हैं, सही। तो देखो, मैंने बोल दिया लेट ए इक्वल टू 12, सही है। फिर मैंने बोल दिया लेट बी इक्वल टू ए, सही है। फिर मैंने बी इक्वल टू 13 कर दिया। फिर मैंने लॉक कर लिया ए को और बी को। बताओ ए की वैल्यू क्या होगी और बी की, मतलब इसका आउटपुट क्या होगा? ए इक्वल टू 12, लेट बी इक्वल टू ए, बी इक्वल टू 13। 25 maybe. नहीं नहीं, प्लस नहीं कर रहे। ए इक्वल टू Okay, 12, okay. बी इक्वल टू ए, बी इक्वल टू 13। हाँ, 13 किसका होगा? 12 or 13. देखो, ए भी लॉक कर रहे हैं, बी भी लॉक कर रहे हैं। हाँ, क्या होगा? बी की वैल्यू 13 रहेगी और ए की वैल्यू वही 12 रहेगी। 12 रहेगी ए की वैल्यू और बी की 13, 12 or 13. सही है। हाँ, 12 और 13, बंदा कह रहे 13 और 13। समझते हैं किस तरह काम करता है। तो एक नया फाइल लेते हैं, index2.html, सही है। लेट ए इक्वल टू 12, लेट बी इक्वल टू ए, और यहाँ पर बी को ओवर राइट कर लिया हमने, बी इक्वल टू 13।
लॉक कर लिया हमने ए को, लॉक कर लिया हमने बी को। तो कंसोल को क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इंडेक्स 2 एडजेस। तो आ गया 12 और 13। सही है। कैसे कैसे आ गया 12 और 13? समझते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। देखो a इक्वल टू 12 हमने कर लिया। मेमोरी पर जाओ, यहाँ पर मेमोरी मान लो ये रैम है। सही है। एक चीज़ बन गई ना इस तरह, a नाम से, इसमें 12 था। अच्छा, फिर b इक्वल टू a। अच्छा, तो इस चीज़ की कॉपी बन गई। सही है। कंट्रोल C कंट्रोल V, इस तरह कॉपी बन गई। सही है। इस मेमोरी में इसकी एक कॉपी बन गई और इसको हमने बोल दिया कि ये क्या है, ये B है। इरेजर, ये B है। अब ना तुम B को जितना मर्जी चेंज कर लो, वो अपने ब्लॉक में अपना डेटा चेंज करेगी। वो उसका B से लेना देना कुछ भी नहीं है। सही है। तुम A को जितना मर्जी चेंज कर लो, उसका B से कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम A को जितना मर्जी चेंज कर लो, B से लेना देना नहीं। तुम B को जितना मर्जी चेंज कर लो, A से लेना देना नहीं। सही है। तो B का अपना एक ब्लॉक बन जाता है। तो फिर हमने B को कर लिया 13। सही है। तो ये 12 हटा के ये हो गया 13। तो अब B की वैल्यू 13 और A की 12। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? जी क्लियर है। ओके। अब देखो एरे के केस में क्या होता है। हमारे पास ये वाला एरे होता है ना, तो इसकी बात करते हैं थोड़ा सा। इसको उठा दो यार। अच्छा, अब देखो एरे के केस में ना थोड़ी सी चीज़ें अलग होती है। मैंने बोल दिया, अच्छा एरे ना कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी होता है। तो लेट एरे 1 इक्वल टू, मैंने यहाँ पर बोल दिया 1 2 3 4 5। अब देखो ये इंडेक्स 0 है एरे का। सही है। थोड़ा सा वेट कर लो। हाँ, ये एरे का इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। सही है। ये क्या हो गया, नॉन प्रिमिटिव के केस में क्या होता है, इस तरह एक मेमोरी बन जाती है। सही है। उसमें आ गया इस तरह 1, सही है, 2 3 4 5। अब ये ए ना, ये ARR जो है, ये इसको पॉइंट कर रहा है। किस तरह पॉइंट कर रहा है, मतलब ये कहीं दूर खड़ा है और इसको बस इसका लिंक है इसके पास। सही है। मान लो देखो प्रिमिटिव ऐसा था ना कि मैंने यूएसबी में कोई मूवी डाल दी और मैंने वजाहत भाई को दे दी। सही है। वजाहत भाई ने उसको अपने कंप्यूटर में कॉपी कर लिया। अब मेरे कंप्यूटर में भी मूवी है और वजाहत भाई के कंप्यूटर में भी वही सेम मूवी है। अब मैं अगर मूवी को डिलीट कर दूं तो उससे वजाहत भाई के कंप्यूटर के मूवी पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। सही है, क्योंकि वो कॉपी हुआ है। यहाँ पर ना रेफरेंस बना। रेफरेंस का मतलब यही है कि अगर यूट्यूब पर किसी ने मूवी अपलोड की है, एक लिंक मेरे पास है, एक वजाहत भाई के पास है। अब अगर यूट्यूब के उस वीडियो को किसी ने छेड़ लिया ना, तो न मेरा लिंक किसी काम का, न वजाहत भाई के लिंक किसी काम का। सही है। तो दोनों में चेंजेस आएंगे। तो ये रेफरेंस इसे कहते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं एक दूसरा एरे बना लूँ, लेट ARR2 इक्वल टू ARR 1। सही है। तो यहाँ पर ना एक दूसरा एरे बन जाएगा। सही है। इसको हम बोल देंगे ARR2 और ये ना लिंक हो जाएगा। ये भी इसको पॉइंट करेगा। सही है। इसके पास एक लिंक आ जाएगी, इसको बोलते हैं रेफरेंस। सही है। मतलब ये उस जगह को पॉइंट करेगा। देखो यहाँ पर डेटा एक जगह में पड़ा है। बस ये हम लोग ARR1 भी इसको लिंक कर रहा है, ARR2 भी उसको लिंक कर रहा है, पॉइंट कर रहा है उसको। सही है।
अब मान लो अगर मैं उसकी तरह जैसे कि हमने नंबर में किया था, ARR2 का जो 0 एलिमेंट है, सही है, इसको मैं कर लूँ 100, सही है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला 100 ना चेंज हो जाएगा, सही है। तो ARR1 का भी 100 चेंज हो गया, ARR2 का भी चेंज हो गया, सही है, क्योंकि डेटा एक जगह पड़ा है, डेटा दोनों के अलग कॉपी नहीं हुआ है, सही है, क्लियर है। अच्छा, कोड से दिखा देता हूँ थोड़ा। तो मान लो ये हमारे पास ना लेट ARR1 है, इसमें है 1 2 3 4 और 5, सही है। लेट ARR2 है, इसको ARR1 है, सही है, इक्वल टू ARR1 है। अब मैं ARR2 में कुछ चेंजेस कर लूँ, जैसे कि इसका जो 0 एलिमेंट है, सही है, ये 1 है, ये 1 है, इसको मैं चेंज कर लूँ, इसको मैं 100 कर लूँ, सही है। तो अगर मैं लॉक कर लूँ ARR1 को और ARR2 को, अच्छा जो C++ से आए हैं उनका पार लूप का मतलब होगा कि इस पर हम कोई लूप लगा लेंगे, मगर जावास्क्रिप्ट में से प्रिंट हो जाता है रे, सही है। तो देखो दोनों में 100 हो गए, सही है। यहाँ पर चेंज हुआ था, यहाँ पर 12 था और 13 था। अब देखो अगर कोई बंदे को ये मेमोरी ये रेफरेंस का पता नहीं होगा, वो तो कहेगा कि मतलब ARR2 अपना एक अलग चीज़ है, सही है, और ARR1 अलग चीज़ है, सही है, तो मैंने तो 2 में चेंजेस किए हैं, 1 क्यों चेंज होगा। मगर ऐसा नहीं होता। एरे जो नॉन मतलब एरे क्या है बोल गया, प्रिमिटिव है कि नॉन प्रिमिटिव है, जो भी चीज़ है नॉन प्रिमिटिव है, सही है। तो एरे के केस में या ऑब्जेक्ट के केस में ऐसा होता है कि मतलब तुम्हें वो लिंक मिल जाता है, तुम्हें पूरा चीज़ नहीं मिलता, कॉपी करके तुम्हें नहीं मिलता, सही है। और प्रिमिटिव जो होता है तो उसमें तुम्हें कॉपी मिल जाती है, तो तुम्हारे पास अपना एक अलग डेटा आ जाता है, तुम उसके साथ जो तुम्हारा दिल करे तुम उसके साथ करते रहो। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है। जी क्लियर है। अब बताओ जिसका कोई क्वेश्चन हो, मतलब मैंने यहाँ तक पढ़ाना था, सही है, तो किसी का क्वेश्चन हो तो बताया करो। आज यहाँ तक पढ़ना था, इंशाल्लाह कल से हम एपल स्टार्ट करेंगे। नहीं एपल्स तो नहीं, बहुत सारे ऑपरेटर रहते हैं हमारे, असाइनमेंट ऑपरेटर, कल ऑपरेटर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, सही है। 15 मिनट बाकी है, तो किसी को अगर कुछ भी पूछना है तो बताओ। कुछ मज़ा आ रहा है, कुछ नया चीज़ें सीखने को मिल रही है या नहीं? जी जी सर, कुछ मज़ा नहीं आ रहा। आ रहा है सर, आ रहा है। थोड़ा थोड़ा मजा आ रहा है। काली दिले बासे दी शकीन नकली। अब देखो आप लोग ना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओ, कंसेप्ट यही रहेंगे, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, सही है। तो C++ में अगर कोडिंग करते हो तो बस वही सी आउट वगैरह लगेगा, इंट लगेगा, इस तरह जावा में भी वही होगा, तो यही चीज़ें हैं। क्लास एंड है सर अब। हाँ एंड है, चलो रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। चलिए ठीक है सर।